हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 4 का एसएसटी चैप्टर नंबर 7। इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं और उनके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7 है द वर्क्स वी डू, यानी जो काम हम करते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यू इन्जॉय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। अपने स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया होगा, जैसे कि ड्राइंग करना, पेपर फोल्ड करके कुछ बनाना, सिंगिंग, एम्ब्रॉयडरी यानी धागे से कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग करना, टॉय मेकिंग, पॉट पेंटिंग एटसेट्रा। ये सब चीज़ों में कई सारी की एक्टिविटीज़ में आपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया होगा। इन सभी एक्टिविटीज़ से क्या होता है, इन सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने पे हमें बहुत ही खुशी मिलती है, फ़न मिलता है, बहुत ही मज़ा आता है करने में। और फिर इनसे रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है, इसके बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारी मिलती है। जैसे पॉट पेंटिंग है तो पेंटिंग के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिससे कि बाद में बहुत से बच्चे इसको एक ऑक्यूपेशन के रूप में फॉलो करते हैं और इसे अपना लाइवलीहुड का यानी आजीविका का एक साधन बनाते हैं, जिससे ये अर्न करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। अपनी जीवन में जो ज़रूरतें होती हैं उनकी, उसको वे पूरा करते हैं। जैसे टॉय मेकिंग है तो टॉय भी तो कोई दिखी दुकान में बनाता है। एम्ब्रॉयडरी है, सिंगिंग को भी लोग कैरियर के रूप में लेते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जो हम स्कूल टाइम में करते हैं तो उस समय हम बस ऐसे ही फ़न के लिए करते हैं और उस समय हमें इसके बारे में बेसिक नॉलेज दी जाती है, ताकि हमें जिसके अंदर जो इंटरेस्ट हो, जो स्किल हो, उसके अनुसार से वो अपना ऑक्यूपेशन चुन सके। तो देखिए ऑक्यूपेशन क्या होता है। ऑक्यूपेशन का मतलब है एक मीनिंगफुल टास्क, यानी कि ऐसा काम जिसके द्वारा हम अर्न कर सकें मनी और अपना जीवन यापन कर सकें, आजीविका चला सकें। यानी कि अपने जीवन की जो ज़रूरतें हैं, खाना, कपड़ा, घर और जो भी ज़रूरतें हैं, उसको हम पूरा कर सकें। वैसे काम को करके उसी को ऑक्यूपेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस या फिर प्रोफेशन दोनों कहा जा सकता है। तो कुछ होते हैं स्किल्ड यानी कि उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग या नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत उसके लिए पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो स्किल आना चाहिए आपको, वो करना आना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिशियन है, बार्बर है, बाल काटने वाला नाई। तो बाल काटने वाले को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, स्किल है उसके अंदर, उसको काटना आता है। टेलर है, सिलाई करना आता है, तो ये उसके अंदर का स्किल हुआ। तो इसी तरह से दो और लिखने हैं, तो है पेंटर है, मैकेनिक है। फिर है अनस्किल्ड जिसमें किसी भी तरह का कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी जिसको नहीं आता है करना, तो वे लोग क्या कर सकते हैं, तो वह उन्हीं लोगों को अनस्किल्ड कहते हैं। जैसे रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, वेजिटेबल सेलर, स्वीपर जो कि झाड़ू लगाता है, गार्डनर यानी जो गार्डन में पेड़ पौधों की देखभाल करता है, पानी देता है वो। तो इन सब के लिए स्किल की ज़रूरत नहीं है। कुछ होते हैं प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस। तो प्रोफेशनल क्या है, जिसके लिए आपने कुछ स्पेशल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके लिए आपने वो पढ़ाई करी हो, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, पायलट, लॉयर। ये सब हो गए प्रोफेशनल। पीपल टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन व्हेन दे ग्रो अप। जब लोग बड़े हो जाते हैं तो वे अलग अलग ऑक्यूपेशंस को अपनाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ऑक्यूपेशन को चुनते हैं जो उनके बचपन की एक्टिविटी से रिलेटेड हो, या फिर जो उनके पेरेंट्स करते हों उसी से रिलेटेड वो उस इंटरेस्ट उसमें आता है, तो उसी को वे अपनाते हैं। Many people choose an occupation on the basis of special skill. They have educational qualifications or training such as painting, singing, designing और joining the army. तो बहुत सारे लोग कुछ स्पेशल स्किल जिनकी होती है उसके आधार पर ऑक्यूपेशन चुनते हैं। कुछ है जिनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है या उन्होंने कोई ट्रेनिंग करी होती है उसके बारे में, तो उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन वे अपनाते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, या आर्मी में ज्वाइन करना, या डिज़ाइनिंग करना। ये सब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी के लिए। द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सम रॉ मटेरियल एंड द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म वेयर दे लिव। तो देखिए कोई भी ऑक्यूपेशन जब कोई उसको अपना रहा है, तो वो भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ जो चीज़ वो करना चाहता है उसके लिए वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, और वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है जहाँ पे वो काम को करना चाहता है। In the earlier times, farming was the main occupation of the people.
पहले के समय में जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था वो खेती करना ही था। मैनी ऑक्यूपेशंस वर डिपेंडेंट अपॉन फार्मिंग, और बहुत से ऑक्यूपेशन फार्मिंग के ऊपर डिपेंड थे। यानी पहले लोगों का मेन काम था खेती करना ही, फार्मिंग करना ही, और उसी से पे बहुत सारे ऑक्यूपेशन डिपेंड थे। जैसे कि ब्लैक स्मिथ का क्या काम था कि वह फार्मर्स के लिए टूल्स बनाता था। पॉटर का क्या काम था, तो पॉटर फार्मर्स जब अनाज वगैरह उपजाते थे तो फिर उसको स्टोर करने के लिए उन्हें बड़े बड़े बर्तनों की ज़रूरत होती थी, तो वे पॉट्स बनाते थे बड़े बड़े उनको स्टोर करने के लिए। तो इस तरह देखिए ये वाले ऑक्यूपेशन जो है, पॉटर है, ब्लैक स्मिथ है, ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं जो फार्मिंग पे डिपेंड थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैनी फार्मर्स गिव अप फार्मिंग एंड माइग्रेट टू सिटीज़ एंड टाउन इन सर्च ऑफ जॉब्स। अब समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, अब जो फार्मर्स हैं उन्होंने, बहुत से फार्मर्स ने फार्मिंग करना छोड़ दिया, खेती बाड़ी छोड़ दी उन्होंने, और वे जॉब की सर्च में सिटीज़ और टाउन्स की ओर माइग्रेट करने लगे, यानी जाने लगे। वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्रीज़ में पुलिंग लोड्स, यानी लोड्स उठाना, वज़न उठा, जैसे कि बोरे वगैरह है उसको ढोना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रिक्शा चलाना, ये सब काम वे फैक्ट्रीज़ में करने लगे। जब ये फार्मर्स सिटीज़ में माइग्रेट कर गए, सिटीज़ चले गए, तो जो उनकी वहाँ की जो वुमेन folk थी, वहाँ की जो महिलाएं थी, तो उन्होंने फार्मिंग को संभाला, और फार्मिंग के साथ साथ फिर उन्होंने अपना जो ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन था उनका, जैसे कि पशुपालन करना, एनिमल्स पालना, बुनाई करना, पॉटरी, घड़े वगैरह बनाना, बास्केट मेकिंग, इन सब को उन्होंने जारी रखा। तो इससे क्या हुआ, उनकी फैमिली की जो इनकम है उसमें एक्स्ट्रा इनकम होने लग गई। जैसे कि पहले सबके सब तो फार्मर्स जो हैं वो खेती करते थे, लेकिन अब जब फार्मर्स चले गए टाउन्स में, सिटीज़ में जॉब के लिए, तो जो औरतें थी गांव की, वो काम अब करने लग गई, खेती का काम, और जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, तो इससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम होने लगी। तो इससे जब एक्स्ट्रा इनकम हुई तो उनकी जो फैमिली इनकम थी वो बढ़ गई। अब है डू यू नो में क्या बताया जा रहा है, देखिए मैनी फार्मर्स गेव अप फार्मिंग ड्यू टू लो इनकम फ्रॉम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। तो बहुत से फार्मर्स ने अपनी फार्मिंग इसलिए छोड़ दी क्योंकि बहुत छोटी ज़मीनों में, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में बहुत कम इनकम होता था। इट वाज नॉट एनफ टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़, और ये उनके फैमिलीज़ के लिए एनफ नहीं होता था, काफ़ी नहीं होता था, इनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता था। तो इसलिए उन्होंने फार्मिंग छोड़ करके वे शहरों की ओर जॉब के सर्च में चले गए। डू यू नो, इन अर्लियर टाइम्स मैनी जॉब्स वर एक्सपेक्टेड टू बी डन आइदर बाय बॉयज़ और गर्ल्स। यानी कि पहले के समय में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था, ऐसा माना जाता था कि ये काम, कोई पर्टिकुलर काम है तो ये लड़कों के लिए काम है और ये लड़कियों के लिए काम है, लेकिन अब ऐसा नहीं माना जाता है। अब जेंडर स्पेसिफिकेशन जो है वो नहीं है किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए। कोई भी लड़की भी जो है वो एरोप्लेन उड़ा सकती है, ड्राइविंग टैक्सी ड्राइव कर सकती है, और जो लड़के हैं वो खाना बनाते हैं, ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। इस तरह से अब कोई भी ऑक्यूपेशन में इस तरह का जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं है कि ये काम लड़की करेगी और लड़का नहीं, वैसा नहीं रह गया। अब कोई भी काम लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। देखिए कोई भी किसी भी के लिए कोई भी ऑक्यूपेशन अपनाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो काम वो कर रहा है उसके लिए वहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो। रॉ मटेरियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो मिज़ोरम के लोग हैं उनकी ज़िंदगी बम्बूज़ के आसपास ही घूमती रहती है। बम्बूज़ के आसपास यानी कि उनके जीवन में बम्बूज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बम्बूज़ जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो होता है। उनके जो घर होते हैं वे अपने घर भी बम्बू से बनाते हैं, बम्बू की चेयर पे वो बैठते हैं, बम्बू के स्प्राउट्स खाते हैं, और बम्बू के बाउल में खाते हैं, और बम्बू के चॉपस्टिक से खाते हैं। तो देखिए हर चीज़ उनके पास बम्बू ही का ही होता है। तो इसलिए जहाँ पे जो रॉ मटेरियल होते हैं लोग उसी से जुड़े ऑक्यूपेशंस को अपनाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। बम्बू हैंडीक्राफ्ट्स यानी बम्बू से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखिए दिखाया गया है बम्बू हैंडीक्राफ्ट्स, इनका जो है वो इंडिया और अब्रॉड यानी विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। बम्बू से बनी हुई जो चीज़ें हैं, हाथों से बनाया जाता है, इसका विदेशों में और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। द लैंड फॉर्म एंड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। अब देखिए लैंड फॉर्म यानी कि वहाँ का किस तरह का ज़मीन का प्रकार है, यानी कि पहाड़ी है, नदी है, डेजर्ट एरिया है, या फिर समुद्र वाला के किनारे वाला एरिया है, तो उस पे भी डिपेंड करता है कोई ऑक्यूपेशन उस। और फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो देखिए हिमालयाज़ के जो गुज्जर हैं उनमें गिप्सीज जाति है एक, ये क्या है, ये नोमड्स हैं, यानी
जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम करके रहते हैं, एक जगह ये नहीं रहते हैं। तो ये नोमैड्स जो है विंटर के सीज़न में हिमालय ऊपर में जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ से ये नीचे की ओर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होने लगता है तो सारे जो माउंटेन है वो स्नो से कवर हो जाता है। और इनका काम क्या है, शिप और गोट्स को पालना, और उसी के जो बाल हैं काट करके शिप के वे बेचते हैं, और गोट का जो है मिल्क वगैरह बेचते हैं, और उसी से ही अपना जीवन यापन करते हैं, मनी अर्न करते हैं। और तो जब वहाँ माउंटेन्स में ऊपर में स्नोफॉल होने लगता है तो वहाँ पे स्नो से माउंटेन्स जब पूरा ढक जाता है तो जो घास है बकरी के खाने के लिए और शिप के लिए वो नहीं रह जाती है, तो इसके लिए वो नीचे की ओर आ जाते हैं, डाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर ये इनका पालन कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो जीवन या इनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, शिप और गोट को पालना। न्यू ऑक्यूपेशंस, अब नए नए कुछ ऑक्यूपेशंस देखिए। पहले तो हमने देखा कि सिर्फ फार्मिंग था, अब कुछ नए नए ऑक्यूपेशंस आने लग गए हैं। जैसे क्या, जब साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई तो बहुत सारे नए नए ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन जो है वो डेवलप होने लगे। लार्ज नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़, बहुत ज़्यादा संख्या नंबर में इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज अब सेटअप होने लगे। अब उसमें क्या कहता था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे, यानी कि जो किसान एग्रीकल्चर करके, जो किसान खेती करके जो प्रोडक्ट्स उपजाते थे, जैसे कि कॉटन, शुगर, इन सब और जो मिनरल्स है खानों से खोद के निकाला जाता था, जैसे कि सिल्वर, आयरन और एट्सेट्रा। तो ये सारे बहुत तरह के जो प्रोडक्ट्स थे, इनको अब फैक्ट्रियों में लाया जाने लगा। द पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज़। और जो फैक्ट्री में लाया गया तो वहाँ पे उसको काम करने के लिए भी तो आदमी चाहिए, तो अब लोगों ने फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया। जो भी उनके आसपास के शहर और टाउन्स थे वहाँ पर अब कॉटन से कपड़े बनाए जाने लगे, शुगर से जो है गन्ने से शुगर बनाया जाने लगा, मिनरल से सिल्वर वगैरह से कई तरह की चीज़ें बनाई जाने लगी। तो वो ये सब काम कहाँ होता था, फैक्ट्रीज़ में होता था। अब वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में लोगों को काम की ज़रूरत पड़ती थी, तो जहाँ भी फैक्ट्री लगती थी वहाँ के आसपास के जो लोग होते थे वहाँ वो सिटीज़ और टाउन के आसपास आगे बसने लगे। अब जब वो लोग यहाँ पे आगे बसने लगे तो उनको अब क्या चाहिए था, रहने के लिए घर चाहिए था। तो घर कौन बनाएगा, घर बनाएगा कौन, मेसन बनाएगा। एजुकेशन चाहिए था, तो फिर उसके लिए टीचर की ज़रूरत पड़ी। उनकी हेल्थ के लिए बीमार पड़ेगा तो कौन इलाज करेगा, डॉक्टर की ज़रूरत चाहिए थी। सैनिटेशन, साफ़ सफाई के लिए क्या चाहिए, स्वीपर चाहिए। मार्केट्स के लिए क्या चाहिए, सेलर्स चाहिए, सेल्समैन चाहिए जो मार्केट में सेल करे सामान, क्योंकि उनकी ज़रूरत जो होगी वो कहाँ से पूरी होगी। ट्रांसपोर्ट के लिए ड्राइवर्स चाहिए, रोड्स बनाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, आर्किटेक्चर्स चाहिए। तो इस तरह से देखिए कितने सारे ऑक्यूपेशंस डेवलप हो गए, ये सब फैक्ट्रियाँ लगने के कारण। ये सारे ऑक्यूपेशंस, ये सब जब साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आई, फैक्ट्रीज़ लगी और वहाँ पे लोग काम करने लगे और वहाँ रहने लगे, तो उनको जब घर की ज़रूरत पड़ी, पढ़ने लिखने की ज़रूरत पड़ी, हेल्थ की ज़रूरत पड़ी, साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ी, तो इस तरह से अलग अलग ऑक्यूपेशंस डेवलप होते चले गए। आयरन एंड स्टील इज़ ए बेसिक इंडस्ट्री। आयरन और स्टील जो है एक बेसिक इंडस्ट्री है। इट यूजेज आयरन ओर फॉर मेकिंग इंडस्ट्री। ये इसमें क्या किया जाता है, आयरन ओर का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के लिए। मशीनरी, कोई भी इंडस्ट्री के लिए जो मशीन वगैरह बनाना है, इलेक्ट्रिक मशीनरी बनाना है, और डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट बनाना है जैसे बंदूक वगैरह है, और रेलवे ट्रैक्स बनाना है, रेलवे इंजन बनाना है, ब्रिज, डैम, कार, बसेस, ट्रक्स और मैनी अदर गुड्स, और बहुत सारे सामान। ये सब सामान कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। सबसे पहले स्टील की जो इंडस्ट्री है वो कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले स्टील की इंडस्ट्री बंगाल में 1870 में बंगाल के कुल्टी में स्टार्ट हुई थी। ए ह्यूज आयरन स्टील इंडस्ट्री, और एक बहुत बड़ी आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, वहाँ पर 1907 में सेटअप किया गया। इट वाज फॉलोड बाय मैनी अदर स्टील प्लांट्स अराउंड द रीजन्स वेयर आयरन ओर इज़ माइंड। और इसके द्वारा जो भी आसपास के बहुत सारे स्टील प्लांट्स थे वहाँ जहाँ पे आयरन ओर निकाला जाता था खोद करके खानों से, तो वहाँ इन्होंने स्टील प्लांट्स लगाए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड एज, और यहाँ पे हज़ारों लोग क्या हुए, एम्प्लॉय, उनको रोज़गार मिल गया। हज़ारों की संख्या में लोगों को काम मिल गया, जैसे फिटर का काम, फिटर करने के लिए इलेक्ट्रीशियन को काम मिल गया, इंडस्ट्री में मेसन को काम मिल गया, पेंटर को काम मिल गया, इंजीनियर को काम मिला, मार्केटिंग एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, इस तरह से बहुत सारे तरह के अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोगों को यहाँ पर काम मिल गया। डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है कि हमें लेबर का, किसी भी काम का सम्मान करना चाहिए। ऑल फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशंस या जॉब्स
आर नोन एज लेबर। किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन हो या जॉब हो वो लेबर के नाम से जाना जाता है। दे मे बी मेंटल और इंटेलेक्चुअल। ये कैसा हो सकता है, ये मेंटल या इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, जो दिमाग का यूज़ करके जो काम करते हैं वो। इन मैनुअल लेबर, और जो मैनुअल लेबर होता है उसमें क्या चाहिए होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है। यानी कि मैनुअल जो शरीर से काम करता है उसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ यानी शरीर उसका स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसको काम करने की ताकत होनी चाहिए। जैसे कि मेसन यानी कि जो घर बनाता है मिस्त्री, वो कारपेंटर है, बुचर है, स्वीपर, ब्लैक स्मिथ, इन सबको क्या चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। तो इन्हें कहा जाता है मैनुअल लेबर। और उसी तरह से जो दूसरा है मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल लेबर, तो इन्हें मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि इन्हें तो दिमाग से काम करना है, दिमाग का यूज़ करना है काम करने में, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए, मेंटल एबिलिटी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, साइंटिस्ट, इन सब को इंटेलेक्चुअल लेबर कहा जाता है। देयर इज जनरल नोशन दैट इंटेलेक्चुअल लेबर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मैनुअल लेबर। तो एक ऐसी मतलब की धारणा है कि जो इंटेलेक्चुअल लेबर है वो मैनुअल लेबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। बहुत कुछ लोग जो है वो मैनुअल लेबर को थोड़ा नीचे समझते हैं, मतलब कि अपने से नीचे। जो इंटेलेक्चुअल लेबर होते हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, तो ये जो है सो मैनुअल लेबर है, जो कारपेंटर है, मेसन है, इन सब को नीचे समझते हैं। दे फॉरगेट दैट रिस्पेक्ट लाइज इन द इक्वालिटी एंड नॉट इन द टाइप ऑफ वर्क। तो ये भूल जाते हैं कि किसी का भी रिस्पेक्ट जो है उसकी क्वालिटी से करना चाहिए, उसके काम के टाइप से नहीं करना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है उससे नहीं, बल्कि उसके अंदर की जो काम करने की जो क्वालिटी है उससे उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑल ऑक्यूपेशंस रिक्वायर हार्ड वर्क, सेंसिटिवली, मेंटल अलर्टनेस एंड क्रिएटिविटी। किसी भी तरह का काम हो सब में हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, या तो मेंटल हार्ड वर्क चाहिए या तो मैनुअल हार्ड वर्क चाहिए, लेकिन दोनों में हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, सिंसियरिटी होनी चाहिए, ध्यान से काम करना पड़ता है, मेंटल अलर्टनेस चाहिए होता है और क्रिएटिविटी चाहिए होता है। तो ये किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन के लिए ये सब ज़रूरी होता है। जैसे कि एक वॉचमैन है, वो अपनी कॉलोनी को केयरफुली से वॉच करता है, ध्यान रखता है कि वहाँ पर कहीं कोई मतलब कि चोर वगैरह ना हो, तो उसकी देखभाल करता है कॉलोनी का वो बड़े ध्यान से। उसी तरह जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करता है और वहाँ पे वो काम करता है। तो दोनों जो है अपने अपने जॉब में अपना जो है सो इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल, और ये दोनों ही यूज़फुल जॉब हैं। दोनों अपने अपने काम में अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं। अब एक स्टोरी देखते हैं। एक बार एक हरि नाम का आदमी था, वो संत के पास जाता है खाने के लिए और खाने को मांगता है वह। तो संत उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में कुछ है? तो हरि जवाब देता है कि हाँ, एक ब्लैंकेट और ओनली बिग एनफ फॉर टू कवर माई बॉडी, जो कि थोड़ा सा बड़ा है मेरी बॉडी को कवर करने के लिए, वो ब्लैंकेट है। एंड आई आल्सो हैव ए लेदर वाटर बैग, और मेरे पास एक लेदर का वाटर बैग भी है, बस इतना ही है मेरे पास। तो संत उससे बोलते हैं कि जाओ उस दोनों चीज़ों को लेकर के आओ। तो हरि ले आता है उन दोनों चीज़ों को। तो संत उससे पूछते हैं कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आप में से कोई इसे ख़रीदेगा? तो एक आदमी बोलता है हाँ, मैं इसे ख़रीदूँगा, मैं 5 रुपये में ख़रीदूँगा, 5 रुपये दूँगा इसके, इन सामानों के, दोनों सामान का। तो दूसरा आदमी बोलता है कि मैं 10 रुपीज़ दूँगा। तो जो सेंट होते हैं वो उसे दे देते हैं 10 रुपीज़ में, और जो 10 रुपीज़ आता है वो हरि को दे देते हैं उस। तो 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ का वो फूड खरीदता है और खाता है, और बाकी जो 5 रुपीज़ बचता है उसका वो क्या खरीदता है, एग्स यानी कि कुल्हाड़ी खरीदता है। उसके बाद संत उसको बोलते हैं कि हरि अब तुम जाओ और जंगल में जा कर के लकड़ियाँ काटो और उसे बेचो। और हरि वही करता है, उस एग्स के से लकड़ियाँ काटता है और बेचता है। और 1 वीक के बाद वह फिर दोबारा सेंट से उनसे मिलने आता है सेंट से। आफ्टर ए वीक हरि अर्न 50 रुपीज़। तो 1 वीक के बाद अब हरि ने 50 रुपीज़ अर्न कर लिए थे और वह बहुत खुश था। जो सेंट हैं, सेंट केप्ट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड यू लुक हैप्पी बिकॉज लेबर हैज़ डिग्निटी बट बेगिंग ब्रिंग्स शेम्स। तो जो सेंट हैं वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम खुश दिख रहे हो, क्योंकि जो लेबर है यानी कि जो मेहनत है, मेहनत करके खाना एक सम्मान का काम है और मांगना एक बहुत ही शेमफुल काम है। Dignity of labor means respect for all types of labor, not considering any job superior to other। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हर टाइप के, जितने भी टाइप के काम हैं उनका रिस्पेक्ट करना, किसी भी जॉब को सुपीरियर नहीं मानना, यानी कि ये नहीं समझना कि कोई काम बड़ा है और कोई काम छोटा है, हर तरह के काम का सम्मान करना चाहिए।
ए क्राफ्ट्समैन ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन शॉल्स। तो देखिए कश्मीर के जो क्राफ्ट्समैन हैं वो शॉल पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए फेमस हैं। तो गुजरात में जो है वो कच्ची मिरर वर्क के लिए वहाँ पे लोग फेमस हैं। इट इज़ द हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी दैट अर्न्स रिस्पेक्ट फॉर दिस क्राफ्ट्समैन। इसमें क्या होता है कि बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है और क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, क्वालिटी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इन सब का हमें सम्मान करना चाहिए। अब देखिए डू यू नो में क्या कहा जा रहा है। गांधी जी सेड मैनुअल वर्क इज़ नॉट इन्फीरियर टू मेंटल वर्क, यानी कि कहते हैं कि जो मैनुअल वर्क है वो मेंटल वर्क से कम नहीं है, दोनों कामों का अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। नो जॉब इज़ ग्रेटर दैन द अदर, कोई भी जॉब एक दूसरे से ग्रेटर नहीं है। डिग्निटी कैन बी अचीव्ड ओनली विद हार्ड वर्क, यानी सम्मान, किसी भी काम का सम्मान उसके हार्ड वर्क से प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी प्रेज्ड डिग्निटी ऑफ लेबर इन साबरमती आश्रम। तो गांधी जी साबरमती आश्रम में लेबर का सम्मान करने की शिक्षा देते हैं, यानी किसी भी काम का सम्मान करने की वो शिक्षा देते हैं। कहाँ पर? अपने आश्रम साबरमती आश्रम में। द पीपल लिविंग इन द आश्रम, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें सिखाया जाता है क्या कि वे टॉयलेट भी क्लीन करते हैं और अपने आसपास की को भी साफ़ रखते हैं, और ये सब काम वे खुद करते हैं। एवरी वर्क इज़ रिस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। हर काम क्या है? रिस्पेक्टेबल है, उसका सम्मान करना चाहिए, डिग्निफाइड है और सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर देखिए स्वीपर नहीं रहेगा, हमारे आसपास की सफाई नहीं करेगा, तो आप कितने भी बड़े डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो आपके आसपास गंदगी रहेगी तो फिर क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, ये आपके रहने के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए हर काम की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंट है, हमें हर किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। पीपल डूइंग मैनुअल लेबर आर नॉट इन्फीरियर इन एनी वे। लोगों को ये मतलब कि सोच करना चाहिए कि जो मैनुअल लेबर है वो किसी भी तरह से क्या है? इन्फीरियर नहीं है, कम नहीं है। ए डिग्निफाइड वर्क बिकम्स अनडिग्निफाइड ओनली इफ़ इट इज़ डन इन ए रॉन्ग वे बाय अनफेयर मीन्स। मैनी फैमिलीज हैव डोमेस्टिक हेल्प टू टेक केयर ऑफ देयर household chores and children. It is important to talk politely with maids, servants and respect them for their work. तो एक अच्छा काम यानी कि कोई उचित काम है, डिग्निफाइड वर्क है, वो अनडिग्निफाइड हो सकता है, अनुचित हो सकता है, गलत हो सकता है अगर उसे आपने गलत तरीके से, गलत उद्देश्य से किया गया हो। बहुत सारी फैमिलीज़ में डोमेस्टिक हेल्प के लिए, घर में काम करने के लिए उनके पास मेड होती हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमें अपने मेड्स की और उनके कामों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समटाइम्स चिल्ड्रेन डू नॉट फील प्राउड ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। कभी कभी होता है कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशन है उस पर प्राउड फील नहीं करते, उन्हें लगता है कि जो उनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं इससे उन्हें अपना इंसल्ट फील होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द सन ऑफ ए टेलर में विश दैट हिज फादर वर ए डॉक्टर। जैसे कि एक कोई टेलर है तो उसका बेटा ये विश करता है कि काश उसके पापा जो है वो डॉक्टर होते। बट डू वी नॉट रिक्वायर ए टेलर एज मच एज वी नीड ए डॉक्टर। लेकिन क्या हमें डॉक्टर की भी टेलर की ज़रूरत नहीं है जितनी कि हमें डॉक्टर की है? दोनों की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इट इज़ द हार्ड वर्क, डिवोशन टू ड्यूटी एंड प्राइड इन द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ मैनी पीपल दैट मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। तो इस प्रकार से किसी का भी हार्ड वर्क जो है, डिवोशन है और ड्यूटी के प्रति यानी काम के प्रति जो उसकी जिम्मेवारी है वो अब समझता है और काम का जो क्वालिटी है वो अच्छा करके देता है। तो इस तरह से जो लोग हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं इस तरह के काम करके, तो उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर टेलर है तो टेलर ना रहे तो कपड़े कैसे सिलेगा, हम कैसे पहनेंगे? तो इसलिए वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है, हमारे लिए कपड़े बना करके, सिल करके। आगे डू यू नो ऑनेस्ट लिविंग इज़ रिस्पेक्टेबल लिविंग। देखिए ऑनेस्ट लिविंग यानी ईमानदारी से जीना क्या है? एक रिस्पेक्टेबल, सम्मानजनक जीवन होता है। तो चैप्टर यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।